बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Students, in our previous lecture, we have completed the chapter number 11 of your book, which is named as Organic Chemistry. And now we are going to start the chapter number 12 of your book, which is named as Hydrocarbons. Students, the word hydrocarbons mean to say carbon and hydrogen means two elements. अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, तो आपको इस बात का प्रॉपरली नॉलेज है कि वर्ड हाइड्रो एंड कार्बन्स का मतलब क्या है। इसमें हाइड्रो मीन्स आप ले लेंगे कि असल में यहां पर किसकी बात हो रही है, एक ऐसे एलिमेंट की विच इज कॉल्ड हाइड्रोजन, ठीक है जी। एंड द वर्ड कार्बन्स मीन टू से कि अदर एलिमेंट विच इज नोन एज कार्बन, यानी कार्बन एंड हाइड्रोजन इनके कॉम्बिनेशन से एक क्लास तैयार होती है। इट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। इट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक हो गया जी। अगर आपको स्टूडेंट्स याद हो तो आपने 9th क्लास में जब केमिस्ट्री की ब्रांचेस पढ़ी थी तो उन ब्रांचेस में आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन याद की थी, और उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन में आपने ये याद किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन में कि कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, डेरिवेटिव्स क्या होते थे आपको याद होगा कि अगर कार्बन और हाइड्रोजन दो एलिमेंट्स हैं और इनमें किसी तीसरे एलिमेंट की एडिशन हो जाए तो वो उसका एक डेरिवेटिव बन जाता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्लूकोज की बात की जाए तो ग्लूकोज में कार्बन एंड हाइड्रोजन दो एलिमेंट्स तो हैं ही, विच इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स, लेकिन उसमें एक ऑक्सीजन जब आकर ऐड होता था तो ये पूरे का पूरा डेरिवेटिव बन जाता था हाइड्रोकार्बन्स का। तो इस चैप्टर में असल में जो हाइड्रोकार्बन्स है इसमें हमने डेरिवेटिव्स की बात नहीं करनी, बल्कि हमने सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन दो एलिमेंट्स के ऊपर फोकस करना है। तो आइए इस हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। डेफिनेशन इज क्वाइट सिंपल कि व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। तो स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड्स, ये वो कंपाउंड्स होती हैं विच आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट, जो कि सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। यानी इनमें सिर्फ हमने कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स की बात करनी है। जिधर सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स की बात होगी वो क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन्स। और अगर इसमें डेरिवेटिव्स की एडिशन कर ली जाएगी तो ये फिर बन जाएगी आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया कि हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो चैप्टर है, इसमें हमने सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स की बात करनी, इसीलिए यहां पे वर्ड मेंशन किया गया है कि आर मेड अप ऑफ ओनली, ओनली मींस सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स। ठीक हो गया जी। दूसरी बात इसी के साथ सुनने वाली है कि सिंपलेस्ट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज हाइड्रोकार्बन्स, यानी जो सबसे सिंपल क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो क्या है, हाइड्रोकार्बन। यानी हाइड्रोकार्बन्स जो हैं ये इसकी एक सिंपलेस्ट क्लास जो है वो कंसीडर की जाती है। ठीक हो गया। और जैसा कि हमने ये देखा कि इस सिंपलेस्ट क्लास में यानी हाइड्रोकार्बन्स में दो एलिमेंट हैं, अभी हमने ऊपर डिस्कशन की, तो उसमें वो जो दो एलिमेंट है उनमें से एक आपके पास है एलिमेंट कार्बन और दूसरा एलिमेंट आपके पास कौन है, हाइड्रोजन। ठीक है जी। स्टूडेंट्स, अब बात कुछ इस तरह की है कि कार्बन जो है वो ग्रुप नंबर 14 से रिजेंबल करता है। आपको याद होगा कि हमने 9th क्लास में पेज नंबर 48 पर एक टेबल
विच इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल, उसकी डिस्कशन की थी। तो उसमें ग्रुप नंबर 14 में आपको याद होगा कि पहले कार्बन था और कार्बन के नीचे एक और एलिमेंट था विच इज कॉल्ड सिलिकॉन। ये दोनों एलिमेंट्स के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं और हमने रूल्स में ये चीज डिस्कस की थी कि जिसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा क्या करता है, शेयरिंग करता है, हमेशा क्या करता है, शेयरिंग। इसीलिए कार्बन जो है वो अपने वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स रखता है और शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। ठीक हो गया जी। और यही कार्बन एंड सिलिकॉन से रिजेंबल एक एग्जांपल हमने अपने प्रीवियस चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैटनेशन के टॉपिक में पढ़ी थी। कैटनेशन के टॉपिक में हमने प्रॉपरली डिस्कस किया था। वो एक अलग बात है कि कार्बन एंड सिलिकॉन की कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपस में डिफरेंट है, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में ये बात बिल्कुल सेम थी, या यूं कह लीजिए कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी इस हवाले से कि उनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। ठीक हो गया जी। तो यहां से अभी तक हमें स्टूडेंट्स ये बात समझ आई कि हाइड्रोकार्बन जो हैं ये असल में एक सिंपल क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। दूसरी बात कि हाइड्रोकार्बन जो है वो सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये बात है कि जो कार्बन है, इस कार्बन ने अपने आप को स्टेबल करना होता है और स्टेबल करने के लिए जाहिर सी बात है ये क्या करता है, अपने दरमियान बॉन्डिंग, अपने दरमियान से मुराद के दूसरे एलिमेंट्स के साथ ये क्या करेगा, बॉन्डिंग। ठीक है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। और बॉन्डिंग करते वक्त ये लॉन्ग चेन्स बना सकता है, रिंग्स बना सकता है कार्बन। ठीक है, ये कार्बन की प्रॉपर्टी है। अब जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग जो है वो असल में कार्बन को क्या करती है, स्टेबल। और उस बॉन्डिंग में बहुत बड़ा की रोल होता है हाइड्रोजन का, क्योंकि मोस्टली हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच होता है और अटैच होकर ये आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं और शेयरिंग करके इस हवाले से कार्बन क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ठीक हो गया जी। तो ये स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट बात थी जो कि अभी तक हमने डिस्कस कर ली है। अब हम साथ साथ इसकी रीडिंग करेंगे ताकि साथ साथ हमारी रीडिंग भी कवर होती जाए। तो इसके लिए अब आप अपने बुक के पेज नंबर 80 पर आ जाइए। 80 पर चैप्टर नंबर 12 टॉप पर लिखा हुआ है, जैसा कि आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया गया, नाम हाइड्रोकार्बन्स हैं और इसमें जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस करने हैं वो हैं एल्केन, अल्कीन एंड अल्काइंस। ठीक है जी। ये 3 कॉन्सेप्ट्स हैं मेजरली जो कि हमारी इस चैप्टर में इनकी डिस्कशन होनी है। लेकिन इन तक जाने से पहले हमें हाइड्रोकार्बन्स के बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। तो उसी हवाले से अब आप पेज नंबर 81 पर आ जाइए, इंट्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन में क्या लिखा गया है कि द सिंपलेस्ट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज हाइड्रोकार्बन्स। ब्रैकेट में लिखा हुआ है जी, कंपाउंड्स कंसिस्टिंग ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स। तो अभी आपको यही बताया गया कि हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या है कि जितने भी कंपाउंड्स सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन पे डिपेंड होंगे उनको हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। कार्बन इज द ओनली एलिमेंट कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग स्टेबल, यानी कार्बन एक वाहिद एलिमेंट है यहां पर जो कि अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करेगा। एक्सटेंडेड चेन्स ऑफ एटम्स, एटम्स की लॉन्ग चेन्स बना लेगा। बॉन्डेड थ्रू, और वो कौन कौन से बॉन्ड बना सकता है, विच इज सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। ये अपने दरमियान सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है एंड ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। आपको याद हो तो 9th क्लास में जब आपने एक टॉपिक चैप्टर नंबर 4 में कोवेलेंट बॉन्ड का पढ़ा था तो वहां पर आपने सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था। और आपको यह भी याद होगा उसमें हमने मिथेन, इथीन एंड इथाइन की एग्जांपल्स डिस्कस की थी। तब शायद मैंने आपको नाम भी लिखवाए होंगे। अगर आपको अभी वो याद नहीं भी आ रहा तो आगे इसी की अब हमने डिस्कशन करनी है। ठीक है कि जी। अच्छा जी, अब इससे आगे यहां तक तो हमारी एक्सप्लेनेशन हो गई। अब थोड़ी सी मजीद इसमें एडिशन करनी है
कि हाइड्रोकार्बन्स को फर्दर आगे क्या किया गया, डिवाइड किया गया है। कुछ क्लासेस में इनकी डिवीजन की गई है। उन क्लासेस में से 3 के नाम तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट इज अल्केन, सेकंड इज अल्कीन, थर्ड इज अल्काइन, ठीक है। एंड जो फोर्थ है उनको नाम देते हैं एरोमेटिक्स। ये स्टूडेंट्स 4 आप कह लीजिए मेजर डिवीजन्स हैं कि हाइड्रोकार्बन्स को इनमें डिवाइड किया गया। जहां तक स्टूडेंट्स अल्केन, एल्कीन एंड अल्काइन की बात है तो आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में इनको प्रॉपरली देख लिया था कि अल्केन क्या होते हैं, अल्कीन क्या होते हैं एंड अल्काइन क्या होते हैं। हमने जो केमिस्ट्री की काउंटिंग याद की थी, लाइक मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे अल्केन्स थे जिनके लास्ट पे ANE आता है, ठीक है। इसी तरह इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, यानी जिनके आखिर पे ENE आता है वो क्या है, अल्कीन, ठीक है। इसी तरह इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, जिसके आखिर में YNE आता है वो क्या होते हैं, अल्काइंस। तो इस हवाले से इनके दरमियान जो बॉन्डिंग नेचर है वो ये है कि अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है जी। ये भी तब हमने इनकी मतलब प्रॉपरली जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको ये बताया था, ठीक है जी। इसके बाद एरोमेटिक्स क्या हैं तो ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एरोमेटिक्स वर्ड जो है वो एरोमा से निकला है। एरोमा मींस फ्रेगनेंस, खुशबू, ठीक हो गया। इसमें भी डबल एंड सिंगल एंड डबल बॉन्डिंग की बात की जाती है, जिसमें हमने एरोमेटिक्स की एग्जांपल में नेफ्थलीन की एरोमेटिक्स में नेफ्थलीन की एग्जांपल जो थी वो हमने देखी थी, ठीक है। नेफ्थलीन में आपने देखा था 2 बेंजीन रिंग आपस में कनेक्टेड थे जिनमें ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड था। ये हमने एग्जांपल जो थी ये प्रीवियस चैप्टर के स्टार्टिंग टॉपिक्स में पढ़ी थी, ठीक है। आप जाकर आपको याद नहीं है तो आप उसको एक दफा देख सकते हैं। तो ये असल में स्टूडेंट्स मेजर डिवीजन है हाइड्रोकार्बन्स की इन 4 क्लासेस में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन की तरफ चले जाएं तो स्टूडेंट्स इनको क्लासिफाई किया गया है 2 जगह पर। एक कहलाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है जी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और दूसरे क्या कहलाते हैं आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इंशाल्लाह इन्हीं 2 वर्ड से यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वर्क के डे में, ठीक है। फिल वक्त आप ये याद रखिए कि हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड में क्या किया गया, डिवाइड किया गया, ठीक है जी। आ जाइए बुक पे, जहां तक रीडिंग स्किप की थी वहीं से कंटिन्यू करेंगे। 3rd लाइन है आपकी 4th, हाइड्रोकार्बन्स आर डिवाइडेड इनटू 4 जनरल क्लासेस डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग्स, यानी उनके बॉन्ड पे डिपेंड करता है कि उनको किस क्लास में रखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो वो अल्केन में आ जाएंगे, डबल बॉन्ड है तो वो अल्कीन में आ जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन में आ जाएंगे, ठीक है जी। प्रेजेंट इन दी मॉलिक्यूल्स, दीज आर अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस एंड एरोमेटिक्स। ईच कार्बन एटम ऑफ अ हाइड्रोकार्बन हैज 4 बॉन्ड्स। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है 4, उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिस वजह से वो जब भी किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा तो कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। यानी कार्बन जो है ईच हाइड्रोकार्बन, हर हाइड्रोकार्बन में जितने भी कार्बन है वो हमेशा कितने बॉन्ड बनाते हैं, 4, ठीक है। हमारे प्रीवियस चैप्टर में भी जब हमने बॉन्डिंग देखी थी, हमने जब डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये जब पढ़े थे तो इसमें मैंने आपको ये एग्जांपल्स बनाकर भी बताई थी और आपको ये भी समझाया था कि कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, 4, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। हाइड्रोकार्बन्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड।
The members of these classes have different chemical properties because of different nature of bonds present in them. यानी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो इनकी क्लासेस की बेसिस पर डिफरेंट हो सकती हैं। जैसे अल्केन की प्रॉपर्टीज अल्कीन से, अल्कीन की प्रॉपर्टीज अल्काइन से, अल्काइन की एरोमेटिक से, इनसे आपस में इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं। और डिफरेंट क्यों ना हो, देखिए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बॉन्डिंग से पता चल रहा है। बॉन्डिंग से क्या पता चल रहा है, अगर फॉर एग्जांपल हमने अल्काइन को तोड़ना है, अल्काइन को स्प्लिट करना है, तो आप जब इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो पहले इसका एक बॉन्ड टूटेगा। जब इसका एक बॉन्ड टूटेगा तो ये अल्काइन से क्या बन चुका होगा, अल्कीन, क्योंकि दो बॉन्ड रह जाएंगे। फिर आप दोबारा हीट देंगे तो अल्कीन का फिर एक बॉन्ड टूटेगा, तो अल्कीन का जब एक बॉन्ड टूटेगा तो क्या बन जाएगा, अल्केन। ठीक है, फिर अल्केन को तोड़ने के लिए आपको मजीद हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब आपको नजर आ रहा है कि इसमें कितना टाइम जो है वो आपका स्पेंड होगा, और जाहिर सी बात है टाइम की बेसिस पर इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। हाउएवर देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो सिमिलर होती हैं। उसकी रीजन क्या हो सकती है, बिकॉज ऑफ कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन ये जो दो एलिमेंट्स हैं इनकी आपस में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज हैं वो कंपेरेबल होती हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज क्या होती हैं, तो ये आपने पढ़ा था 9th क्लास में, 3rd चैप्टर का लास्ट टॉपिक था इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। वो क्या होती हैं कि जब दो एलिमेंट्स या ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, तो शेयरिंग करते वक्त उनके दरमियान उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर आ जाती है जो कि उन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करवाती है। और हर एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर होती है। जिस तरह फ्लोरीन है तो उसकी 4.0 होती है, हाइड्रोजन की 2.2 होती है। ठीक है जी। अच्छा, thus they are almost non-polar and insoluble in water। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये बात इंपॉर्टेंट है। अब पहली बात तो ये नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, नॉन पोलर का मतलब ये होता है कि जो पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो अगली बात यही एडिशनल लिखी हुई है कि इनसॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल का मतलब है अनडिसॉल्व, अनडिसॉल्व, जो हल नहीं होंगे। और ये बात हम पिछले चैप्टर में भी याद भी कर आए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड की, और इनको अच्छी तरह पढ़कर भी आए हैं। ठीक है जी। दे डिसॉल्व रेडिली इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में आप जैसे इनको डालेंगे तो रेडिली का मतलब है कि जल्दी से ही उनमें क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व। अब आप लिख सकते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की जगह एग्जांपल के तौर पे कि कौन कौन से नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हो सकते हैं। उसमें स्टूडेंट्स कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है, ठीक है, एसीटोन हो सकता है। ये मैंने आपको दो एग्जांपल्स बताई हैं किसके बारे में, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। यानी इनमें अगर आप इनको ऐड करेंगे हाइड्रोकार्बन्स को तो ये इजीली उनके अंदर क्या हो जाएंगे, ऐड, क्योंकि हमेशा नॉन पोलर में क्या हो जाता है, इजीली ऐड हो जाता है। ठीक है जी। दे आर गैसेस और वोलाटाइल लिक्विड्स एंड देयर वोलाटिलिटी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मास। देखिए, इस चीज को समझाने के लिए मैं व्हाइट बोर्ड पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर देता हूं कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं ये डिपेंड किस पर करते हैं, अपने मास पे। जाहिर सी बात है, इनका वेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए। तो इस बेसिस पर हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो गैस स्टेट में भी होते हैं, जिनको आप वोलाटाइल कहते हैं। ठीक है, वो लिक्विड स्टेट में भी होते हैं और वो सॉलिड स्टेट में भी होते हैं। देखिए, जो गैस होता है आपको पता है उसका मास जो होता है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, लो होता है, मतलब कम होता है। यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनका मास सबसे ज्यादा कम होगा, लो होगा, वो किस फॉर्म में पाए जाएंगे, गैस फॉर्म में पाए जाएंगे। तो उन हाइड्रोकार्बन्स को जब आप गैस फॉर्म में देखेंगे तो उनकी एग्जांपल आपने याद रखनी है। फॉर एग्जांपल मीथेन CH4, इथेन C2H6 एटसेट्रा।
ये जो है इनके आप देख सकते हैं कि मास कम है, इसमें एक कार्बन है, इसमें दो कार्बन है। तो कार्बन की बेसिस पर क्योंकि इनके मास कम है तो ये किस में कंसीडर किए जाएंगे, गैस स्टेट में, ठीक है, या आप इनको वोलाटाइल कह सकते हैं। इसी तरह जैसे इनका मास थोड़ा सा इंक्रीज होगा, यानी आप कह लीजिए कि मॉडरेट मास जो होगा उसमें ये अपने आप को लिक्विड स्टेट में ले आएंगे, ठीक है। उस मॉडरेट की अगर एग्जांपल लिख ली जाए तो वो बन जाती है आपके पास हेक्सेन C6H। आपके पास कितनी हो जाएंगे, आप इनको काउंट करें अगर आप, तो आई थिंक सो H12 होंगे, नहीं 14, ठीक है, C6H14, ये आपके पास हेक्सेन आ जाता है। इसके अलावा मैं नाम लिख देता हूं ऑक्टेन, ठीक है, 8 कार्बन वाला, ये भी लिक्विड के एग्जांपल में आता है क्योंकि इसका मॉडरेट मास होता है, ठीक है। इसी तरह अगर आप बात कर लें सॉलिड्स की, तो जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, जितनी भी, वो सॉलिड्स तब होंगे जब उनका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, हाई होगा, यानी हाई मास होगा या हाई मॉलिक्यूलर मास होगा, उसी पर वो अपने आप को क्या शो करेंगे, सॉलिड्स, ठीक हो गया जी। तो इस तरह अपने मॉलिक्यूलर मास की बेस पर ये अपनी प्रॉपर्टीज जो हैं अपनी स्टेट की बेस पर दिखाते हैं। कुछ गैसेस हैं, कुछ लिक्विड्स हैं और कुछ क्या हैं, सॉलिड्स। अब इसी लाइन को मैं दोबारा रीड करूंगा, होपफुली आपको ये समझ आ जाएगी कि दे आर गैसेस और वोलाटाइल लिक्विड, ये गैसेस हो सकती हैं या वोलाटाइल लिक्विड्स होंगे, and their volatility decreases with the increase of molecular mass। volatility मतलब इनकी गैसेस स्टेट कम हो जाएगी जैसे ही मास क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि जैसे ही मास थोड़ा सा ज्यादा होगा तो गैसियस स्टेट से उठकर क्या बन जाएंगे, लिक्विड। दैट इज द रीजन लो मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन्स आर गैसेस, कि जो लो मॉलिक्यूलर मासेस होंगे उनकी बेस पर वो किस स्टेट में आ जाएंगे, गैसेस में, एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर यानी जहां पर इनकी वर्किंग हो रही है, एंड द रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम्पल आगे उन्होंने लिख दी। इसी तरह मॉडरेट मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, एग्जाम्पल आपके सामने। और हाई मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, सॉलिड्स। तो ये देखिए हमने इनको इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेस पर समझने की कोशिश की है, ठीक है जी। अब एक और बात इसमें स्टूडेंट्स ऐड है, एडिशनल इसमें बताई गई है, जो कि आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ी है, कि आपके हाइड्रोकार्बन की अगर एक बात करी जाए कुछ कंपाउंड्स की, तो अगर मैं ये कहूं कि फॉसिल फ्यूल भी हाइड्रोकार्बन्स में ही आते हैं तो ये बात गलत नहीं होगी। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, आपको याद होगा कि 3 कंपोनेंट्स को मिलाकर फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। फर्स्ट इज द कोल, सेकंड इज पेट्रोलियम एंड थर्ड इज नेचुरल गैस। आपको याद होगा स्टूडेंट्स, इन तीनों कंपोनेंट्स के बारे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में हमने प्रॉपरली डिस्कशन की थी। हत्ता कि हमने तो कोल की टाइप्स भी पढ़ ली थी, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, उसके अलावा उसकी प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट तक हमने कोल की पढ़ी थी। लेकिन उसमें एक बात कॉमन है कि कोल जितना भी है मेजरली वो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। अगर आपको याद हो तो कोल की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि उसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन और कुछ अमाउंट में सल्फर और दूसरे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन मेजरली जो कंपोनेंट्स हैं उसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन है। इसी तरह पेट्रोलियम में भी कार्बन एंड हाइड्रोजन यानी हाइड्रोकार्बन्स, और गैसियस स्टेट में तो वैसे भी कार्बन एंड हाइड्रोजन होते हैं, क्योंकि मीथेन जो है वो सूटेबल एग्जांपल है गैसेस की, ठीक है। तो मीथेन की एग्जांपल आपके सामने लिखी हुई है, ये मैंने लिखी थी, जो कि गैस है वो क्या थी, CH4, ठीक हो गया जी। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि जितने फॉसिल फ्यूल हैं इन तमाम में क्या मौजूद होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, यानी ये हाइड्रोकार्बन्स पर डिपेंड करते हैं, ठीक हो गया। इस बेस पर अब आप ज्यादातर देखेंगे कि फॉसिल फ्यूल को यूज किया जाता है एनर्जी के लिए, एज अ एनर्जी सोर्स। जैसे कोल को जलाया जाता है तो उससे एनर्जी जो है वो यूटिलाइज की जाती है जो इसमें से रिलीज होती है। इसी तरह पेट्रोल जो है उसको आप अपनी कार्स वगैरह में डालते हैं, बाइक्स में डालते हैं, तो आपकी व्हीकल्स
जितनी भी व्हीकल्स हैं वो रन होती हैं, यानी एज अ एनर्जी के तौर पे आप फॉसिल फ्यूल को यूज करते हैं। लेकिन फॉसिल फ्यूल सिर्फ एनर्जी तक ही लिमिटेड नहीं है, इनसे बहुत से रॉ मटेरियल्स भी बनाए जाते हैं या बहुत से रॉ मटेरियल्स भी बनते हैं जो कि कमर्शियल लेवल पे यानी बड़े पैमाने पे यूज होते हैं। उन्हीं रॉ मटेरियल्स के बारे में कुछ यहां पर लिखा गया है, उसको अब हम रीड करने जा रहे हैं। ठीक है जी। थर्ड पैराग्राफ है स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन का कि फॉसिल फ्यूल्स आर हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, उन्होंने लिख दिया कि जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं वो हाइड्रोकार्बन्स हैं। दे आर नॉट मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी बट आल्सो आर रॉ मटेरियल्स यूज्ड टू मेक थाउजेंड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। मतलब कि ये सिर्फ आपके सामने एनर्जी के सोर्सेज नहीं हैं, बल्कि इनसे बहुत सा रॉ मटेरियल भी तैयार किया जाता है कंज्यूमर की प्रोडक्ट के लिए। Hydrocarbons are the starting material for the synthesis of organic chemicals of commercial importance। यानी कमर्शियल स्केल पे हाइड्रोकार्बन जो हैं ये स्टार्टिंग मटेरियल हैं, यानी इन्हीं से आपके कमर्शियल लेवल के जो कंपाउंड्स हैं या मटेरियल्स हैं उन्होंने क्रिएट होना है, उन्होंने जनरेट होना है। ठीक हो गया जी। These chemicals are essential for making plastics, यानी इनसे क्या चीजें जरूरी हैं जो बनती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लास्टिक्स, फिर सिंथेटिक रबर्स, यानी वो रबर्स जिनको आप मैन्युफैक्चर करते हैं अपना इंडस्ट्री में, उनको सिंथेटिक रबर्स कहेंगे। फिर सिंथेटिक फाइबर्स, फाइबर्स कहते हैं धागों को। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो धागे बनाए जाते हैं वो सिंथेटिक फाइबर्स कहलाएंगे। एंड फर्टिलाइजर्स एटसेट्रा। फर्टिलाइजर्स किसको कहते हैं जी? तो फर्टिलाइजर स्टूडेंट खाद को कहते हैं। और ये एक इंफॉर्मेटिव बात है, आप इस चीज को याद रखें कि अगर आपको ये याद भी होगी होपफुली, जब हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने ये कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी हैं उन्हें लेबोरेटरी में तैयार नहीं किया जा सकता। ठीक है, जबकि वो एक मिस्टीरियस फोर्स से तैयार होते हैं विच इज कॉल्ड वाइटल फोर्स। लेकिन बाद में हमने ये डिस्कशन की कि वुलर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया जब उन्होंने लेबोरेटरी के अंदर अमोनियम साइनाइड नामी केमिकल की रीअरेंजमेंट की और उससे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार हो गया जिसको हमने नाम उस टाइम दिया था यूरिया। तो यूरिया वो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लेबोरेटरी में यूज हुआ था। और आप ये याद रखिए कि यूरिया ही वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि फर्टिलाइजर के तौर पे आज हमारी इंडस्ट्रीज में तैयार हो रहा है। और 90% जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं उनमें यूरिया ही होता है। ठीक हो गया जी। तो यूरिया एक इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है, आप इसकी एग्जांपल में लिख सकते हैं या इसको अंडरलाइन कर सकते हैं ताकि आपको ये याद रहे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक इस इंट्रोडक्शन में हमने प्रॉपरली इस चीज की डिस्कशन की कि व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, what are the chemical properties of hydrocarbons, what are the physical properties of hydrocarbons। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो हमने डिस्कस किए। फिर हमने हाइड्रोकार्बन्स को उनके मॉलिक्यूलर मास की बेस पर डिस्ट्रीब्यूट किया और फिर हमने एक सुइटेबल एग्जांपल को पकड़ा विच इज फॉसिल फ्यूल, और उस बेस पर हमने हाइड्रोकार्बन्स को देखा कि ये कितने इंपॉर्टेंट हैं और इनकी कितनी इंपॉर्टेंसी है हमारी लाइफ में। इंपॉर्टेंसी नहीं, सॉरी, इंपॉर्टेंस है, इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो बहरहाल हम स्टूडेंट्स आज इसको यहां तक रखेंगे अपने इस लेक्चर को। और एडिशनल एक डेफिनेशन है जो कि नीचे लिखी हुई है हाइड्रोकार्बन्स की, जो कि मैं लेक्चर के स्टार्ट में आपको एक्सप्लेन कर चुका था। 2 पैराग्राफ हमें रीड कर लीजिए, होपफुली आपको समझ आ जाएंगे। बाय द वे, आज हम अपना वर्क फॉर डे 1 यहां तक कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 2 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे विच इज टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपरली इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया था हाइड्रोकार्बन्स का, और उसके साथ हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन को रीड किया था और उसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे। और उसके अलावा आपने स्टूडेंट्स कुछ एमसीक्यूज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस टॉपिक में, उन्हें आपने सेपरेट कर लेना है। तो आइए टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स पर जाने से पहले
एक आप टेबल देख लीजिए। अगर आप इस टेबल को देखेंगे तो 50% ये टेबल या फिर कह लीजिए एक समरी बनी हुई है, ये आपको ये आधा आता है, क्योंकि आपने ये आधा टेबल पिछले चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा था। याद हो तो आपने वहां पे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा था, वहां पर ये टेबल हमने पढ़ा हुआ है। इसी में कुछ एडिशंस हैं, इंप्लीमेंटेशंस हैं, जिनको करके आज हमने इसको फर्दर एक्सप्लेनेशन तक लेकर जाना है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोकार्बन्स को दो जगह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फर्स्ट हाइड्रोकार्बन चेन इज कॉल्ड ओपन चेन एंड सेकंड इज क्लोज चेन। ठीक है, ये ओपन चेन वही है जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। फिर ओपन चेन में हमने पढ़ा था कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं या तो वो स्ट्रेट चेन होती है या फिर क्या होती है, ब्रांच्ड चेन। या तो स्ट्रेट होती है या फिर ब्रांच चेन। और यहां तक हमने ये कह दिया था कि ओपन चेन कंपाउंड्स आर आल्सो नोन एज एलिफेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये इनको हमने एक और नाम दिया था और यहां तक हमने पहले डिस्कशन की थी। अब इसमें मजीद एडिशन होगी, वो ये कि चाहे स्ट्रेट चेन हो या चाहे ब्रांच चेन हो, इन तमाम हाइड्रोकार्बन्स को कंबाइन करके आगे दो जगह सब डिवाइड किया हुआ है। आगे दो जगह पर क्या किया हुआ है, सब डिवाइड, यानी इसकी सब डिवीजन की गई है। कुछ हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे सैचुरेटेड और कुछ जो है वो क्या कहलाएंगे, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड। याद हो तो इंट्रोडक्शन में भी इनका नाम आया था और मैंने कहा था कि हम इसको नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो यही डिस्कशन आज स्टार्ट होने लगी है कि जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि ओपन चेन से रिजेंबल करते हैं, वो तमाम के तमाम कहलाते हैं अल्केन। अल्केन का वर्ड जहां भी आएगा केमिस्ट्री में आपने याद रखना है, इट मींस दैट कि वहां पर किस तरह की बॉन्डिंग की बात होगी, सिंगल बॉन्ड। तो एल्केन्स वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं और अपने दरमियान एटम्स के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड वो रखते हैं। इसी तरह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि अल्कीन्स भी रखते हैं अपने दरमियान, यानी अल्कीन्स भी कहलाते हैं, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अल्काइंस भी कहलाते हैं। अल्कीन्स तब कहलाएंगे जब इनमें कौन सा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, और अल्काइंस तब कहलाएंगे जब इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है जी। तो ये असल में इसमें एडिशंस हैं, इंप्लीमेंटेशंस हैं जो कि अभी हमने की, कि जितने भी एलिफेटिक्स कंपाउंड हैं उनकी सब डिवीजन है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें हम अल्केन की बात करेंगे यानी सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें हम अल्कीन यानी डबल बॉन्ड एंड अल्काइन मींस ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर था। अब अगर आप हाइड्रोकार्बन्स के क्लोज स्ट्रक्चर की तरफ आए तो उसमें एक आपके पास साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स और एक एरोमेटिक्स है। ठीक है, तो ये हमने क्योंकि पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किए हुए हैं, इसीलिए हम इनकी तरफ ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। हमारा जो पूरा फोकस होगा वो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की तरफ होगा। तो आइए अब इसको थ्योरेटिकली स्टार्ट करते हैं। ओपन चेन से स्टार्ट करेंगे। तो ऊपर हेडिंग मेंशन कर दी गई है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन स्टूडेंट क्या होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें आपका जो फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन एटम होता है या कार्बन एटम्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन एटम या एटम्स हमेशा फ्री होते हैं। फ्री का मतलब कि वो किसी दूसरे के साथ अटैच नहीं होते, हमेशा फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन क्या होगा, फ्री होगा। ठीक हो गया। अब इस चीज को देखने के लिए हम इसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि जी ये फर्दर इनके डिवीजन, जैसा कि हमने बात की कि ये क्या कहलाते हैं, या तो ये अगर फ्री होंगे तो आप इनको स्ट्रेट चेन में देख सकते हैं, ठीक है, या आप इनको किस में देख सकते हैं, ब्रांच्ड
चेन में। ठीक है, स्ट्रेट चेन ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं जिसमें कार्बन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएंगे। ठीक है, तो आप एग्जांपल ले लीजिए ब्यूटेन की। ब्यूटेन की अगर आप एग्जांपल लेते हैं तो इसका आप स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनाएं, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा और चौथा। आपको पता है ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं। ठीक है, अब आप इसके साथ हाइड्रोजन को ऐड करिए, CH3, ठीक है, CH2, CH2, CH3, हाइड्रोजन काउंट करिए 3 to 5 to 7 3 10। ठीक है, तो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C4H10। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये इसका कंडेंस फॉर्मूला है। ठीक है, अब आपने देखनी क्या चीज है, वो है कार्बन की बॉन्डिंग। देखिए इस कार्बन ने, अगर मैं इसको कार्बन नंबर 1 कहता हूं, तो इसने 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ शेयर किए हुए हैं और 1 बॉन्ड जो है वो कार्बन के साथ शेयर किया है। अगर मैं इसको कार्बन नंबर 2 कहता हूं, तो इस कार्बन ने 1 बॉन्ड पिछले कार्बन के साथ, 1 बॉन्ड अगले कार्बन के साथ, 2 और 2 किसके साथ शेयर किए हुए हैं, हाइड्रोजन के साथ। फिर मैं अगले कार्बन को अगर कार्बन नंबर 3 कहता हूं, तो इसमें एक कार्बन ने पिछले कार्बन के साथ 1 बॉन्ड शेयर किया है, 1 अगले के साथ, 2 हो गए और 2 हाइड्रोजन के साथ। इसी तरह अगर ये कार्बन नंबर 4 है, तो इसने पिछले कार्बन के साथ 1 बॉन्ड और हाइड्रोजन के साथ कितने शेयर किए हैं, 3। तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे स्ट्रक्चर में, स्ट्रेट चेन में, जिसको आप असल में नॉर्मल चेन कहते हैं और N से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका नाम होता है नॉर्मल ब्यूटेन। तो इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं, आपको क्या नजर आ रहा है कि प्रॉपरली एक स्ट्रेट चेन जा रही है और उस स्ट्रेट चेन में आपको बिल्कुल ये चीज नजर आ रही है कि कार्बन ने 4 बॉन्ड क्या किए हुए हैं, शेयर किए हुए हैं। ठीक है, 4 बॉन्ड कह लीजिए या आप यूं कह लीजिए कि कार्बन ने शेयरिंग की हुई है और उसकी वैलेंसी क्या है, 4। ठीक है, हर कार्बन एटम की। अब ये हमारे पास चेन थी स्ट्रेट। अब हम ब्रांच की तरफ आते हैं। इसी ब्यूटेन को ले लीजिए ताकि आपके लिए इजी हो जाए। फॉर्मूला सेम ही रहेगा ब्यूटेन का। ठीक है, C4H10। स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाएगा, 1 2 3 और ये अब आप देख रहे हैं कि एक ब्रांच बन चुकी है। ब्रांच का मतलब जो एक स्ट्रेट चेन जा रही है लेकिन उसमें से एक कार्बन की ब्रांच बन जाए। तो ये आपके सामने एक कार्बन की ब्रांच आपको बनी नजर आ रही है। अब आप इसका फॉर्मूला, मतलब कि इसके अंदर हाइड्रोजन आइटम्स कैसे पूरे करेंगे। देखिए इस कार्बन का 1 बॉन्ड ये शेयर हुआ है तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, 3। इस कार्बन का 1 बॉन्ड ये बना हुआ है तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, 3। इस कार्बन का 1 बॉन्ड ये बना हुआ है तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, इस कार्बन के साथ 3। अब सेंटर वाले कार्बन को देखिए। सेंटर वाले कार्बन को देखकर आपको क्या चीज फील हो रही है कि जी उसके 3 बॉन्ड तो पहले से ही बने हुए हैं तीनों कार्बन के साथ। तो वो क्या करेगा, अपने साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन को रख लेगा, CH। तो ये असल में दोबारा ब्यूटेन बन गया। अब हाइड्रोजन को काउंट कर लीजिए, हाइड्रोजन अगेन 10 होंगे। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी फिलहाल चेंज नहीं हुई, स्ट्रक्चर चेंज हुआ। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जिसमें चेन आ जाता है उसको आप क्या नाम देते हैं, ब्रांच चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, यहां तक आपने जो पढ़ा है, अब आप इसमें गौर करिए कि इसका जो स्टार्टिंग कार्बन है और एंडिंग कार्बन है वो फ्री है। ठीक है, जैसे ये देखिए ब्यूटेन में इसको मैंने फर्स्ट लिखा ये कार्बन और ब्यूटेन में ये लास्ट कार्बन, ये दोनों जो है अपने एंड से यानी फर्स्ट और लास्ट कार्बन इनका क्या है, फ्री है। इनके आगे कोई बॉन्डिंग नहीं हुई। इसी तरह इसके भी आप फर्स्ट और लास्ट कार्बन देख लीजिए, प्रॉपरली क्या है, फ्री है। ठीक हो गया जी। अब आइए स्टूडेंट्स पेज नंबर 81 पे हम इसको साथ साथ रीड कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ओपन चेन और एलिफेटिक कंपाउंड्स। वो जैसा आपको बताया कि ओपन चेन को हम क्या नाम देते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन्स। These are the compounds in which the first and the last carbon atom are not directly joined to each other। मतलब एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं होते। It means that वो क्या होते हैं, वो फ्री होते हैं। क्या होते हैं, फ्री। तो ओपन चेन कार्बन जो है वो या तो स्ट्रेट होते हैं या फिर क्या होते हैं, ब्रांच होते हैं। अगले पेज पे आप एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक है, और आपने ये भी पढ़ा था एक एडिशनल चीज, अगर ये नॉर्मल ब्यूटेन है तो जाहिर सी बात है ये कौन सा ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन। पढ़ा था ना कि जिसमें ब्रांच आ जाती है वो क्या बना लेता है, आइसो।
और जिसमें रिंग बन जाता है उसको हम क्या कहते थे, नियो। क्या कहते थे, नियो। तो इस तरह ये आपके ओपन चेन स्ट्रक्चर में स्ट्रेट एंड ब्रांच चेन जो है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। अब अगर आप ओपन चेन स्ट्रक्चर में स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन पढ़ चुके हैं तो अब आपने इनकी फर्दर क्या पढ़नी है, सब डिवीजन। सब डिवीजन में हम सबसे पहले किसकी डिस्कशन करेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। ठीक है, तो अब हम इसमें एडिशन करने लगे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है, जब हमने इसकी सब डिवीजन की तो सब डिवीजन में हमारे पास सबसे पहले कौन से आए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो आइए अब हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात स्टार्ट करते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें आपके पास जो कार्बन है एंड हाइड्रोजन वो आपस में क्या करेंगे, वो आपस में बॉन्डिंग करेंगे। और जैसा कि बताया गया जब बॉन्डिंग होगी तो बॉन्डिंग के वक्त उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, डबल एंड ट्रिपल नहीं बनेगा। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा और इस बॉन्डिंग के दरमियान कार्बन क्या करेगा, कार्बन ये करेगा कि अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स कहां पर, उसके वैलेंस शेल में, उन वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 4 उनकी क्या करवा देगा, शेयरिंग करवा देगा। ठीक है, किसी दूसरे एटम से। फॉर एग्जांपल यहां पर हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, जैसे ही हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग होगी, जैसे ही हाइड्रोजन के साथ कार्बन की शेयरिंग होगी तो क्या होगा, इस सिंगल बॉन्ड की वजह से और इस शेयरिंग की वजह से कार्बन प्रॉपरली क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। सेटिस्फाइड का मतलब कि उसकी वैलेंसी जो है वो इजीली कंप्लीट हो जाएगी, वो शेयरिंग कर लेगा। ठीक हो गया जी, ये आपका बन जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब आप इसमें एग्जांपल देखिए, मीथेन इसकी एग्जांपल है। अब मीथेन का फॉर्मूला स्टूडेंट क्या होता है, CH4। गौर करिए, ये कार्बन है, 1 2 3 4, ये 4 इसके साथ क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन। ये देखिए, फर्स्ट, सेकंड हाइड्रोजन, थर्ड, फोर्थ। सॉरी। अब इसमें आप देख सकते हैं कि कार्बन के साथ जो 4 हाइड्रोजन अटैच हैं, ये चारों हाइड्रोजन के आखिरी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन था, 1। और कार्बन ने भी इनके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन क्या किया हुआ है, शेयर, जिस वजह से कुछ देर के लिए इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास आते हैं, उसका डुप्लेट पूरा होता है, फिर वो इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ जाते हैं। तो पहले तो कार्बन क्या करता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट में 4। पहले वो ये करता है कि अपने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स चारों हाइड्रोजन को 1 1 1 1 दे देता है, जिस वजह से चारों हाइड्रोजन का डुप्लेट भी पूरा हो जाता है और कार्बन का डुप्लेट भी कंप्लीट होता है। बाद में कार्बन क्या करता है, वो कहता है मेरे 4 इलेक्ट्रॉन्स तो मुझे दो, उसके साथ साथ अपना भी एक एक इलेक्ट्रॉन कुछ देर के लिए दो, ताकि मैं अपना ऑक्टेट क्या कर लूं, कंप्लीट। तो यही स्टूडेंट्स प्रोसेसिंग है कि कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन वापस लेता है और 4 इलेक्ट्रॉन उन चारों हाइड्रोजन से वापस लेता है कुछ देर के लिए, ताकि वो अपना ऑक्टेट क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। फिर इसी तरह ये बार बार ये शेयरिंग चलती रहती है और इस शेयरिंग के ड्यूरिंग क्या होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो जनरेट हो जाता है। इसकी एग्जांपल में आपके पास मीथेन है, मीथेन के अलावा बुक में इथेन की एग्जांपल है। इथेन में क्या होता है, एक कार्बन इंक्रीज हो जाता है और 2 हाइड्रोजन इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, उसमें आप एक कार्बन ऐसे बनाएंगे, दूसरा कार्बन ऐसे। अब कार्बन कार्बन के दरमियान एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। अब 6 हाइड्रोजन पूरे करने हैं। हाइड्रोजन को अगर आप ना भी देखें तो चलेगा, आपने कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। कार्बन का एक बॉन्ड ये है, 2 3 4। इस कार्बन का एक बॉन्ड ये है, 2 3 4। जिधर बॉन्ड लगाए हैं वहां पर हाइड्रोजन लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब आप ये देख सकते हैं कि ये किसका स्ट्रक्चर बन चुका है, इथेन। लेकिन इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है।
इसके अलावा स्टूडेंट्स एक जनरल फॉर्मूला जो कि आपने पिछले चैप्टर में भी याद किया था, अगर आपको याद हो, CnH2n+2, यानी इस फॉर्मूले की बेस पर आप कोई भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है उसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। बस आपको कार्बन की काउंटिंग याद होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कि कार्बन 4 है, कितने हैं? 4, तो कार्बन 4 हो जाएंगे, हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? 2, n की जगह 4 आ जाएगा, +2, 2 4 2। अब आप इनको ऐड करिए तो आपके पास ब्यूटेन का फॉर्मूला आ जाएगा C4H10। आप कर सकते हैं, 4 2s are 8, 8 में 2 ऐड करिए तो क्या आ जाएगा? 10। इस तरह इस जनरल फॉर्मूले की बेस पर आप इजीली किसी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। ठीक है जी, आइए अब हम इसे रीड कर लेते हैं। पेज नंबर 82 पे टाइप्स ऑफ ओपन चेन। Open chain hydrocarbons have been further subdivided into saturated and unsaturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbons, the hydrocarbons in which all the 4 valencies of carbon atom, जिसमें चारों जो कार्बन के एटम्स की वैलेंसीज हैं, are fully satisfied. Satisfied का मतलब saturated by single bond with other carbon atoms and hydrogen atom, कि वो कार्बन या तो किसी दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए या फिर हाइड्रोजन। इसको आप क्या नाम देते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो कॉल्ड अल्केन। तो ये मैं आपको शुरू में बता चुका हूं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अल्केन कहते हैं क्योंकि इसमें कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड। Thus, an alkane is a hydrocarbon in which the carbon atoms are connected by only single covalent bond. सिर्फ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इनमें मौजूद होगा। ब्रैकेट में उन्होंने लिखा हुआ है देयर आर नो डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इन अल्केन। अल्केन में ना तो डबल बॉन्ड होगा और ना ही ट्रिपल बॉन्ड। अब आगे एग्जांपल्स हैं आपके पास, मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, और ये चारों एग्जांपल्स आपको उन्होंने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पर बनाकर दिखा दी हैं। एंड होपफुली आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला आता है क्योंकि हमने चैप्टर नंबर जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 11, उसमें हमने प्रॉपरली जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला थे कार्बन 1 से लेकर कार्बन 10 तक, वो सब के सब हमने बनाए थे। हमने प्रॉपरली प्रैक्टिस की थी, इसीलिए हमें ये बनाना आते हैं। ठीक है जी, इसके नीचे आ जाइए। द जनरल फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज CnH2n+2, जो कि मैंने आपको यहां पर लिख भी दिया और उससे एक एग्जांपल आपको ब्यूटेन की बनाकर भी दिखा दिया। ठीक हो गया जी। अब स्टूडेंट्स हम मूव करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की तरफ। किधर मूव करेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स में अब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की तरफ मूव करने लगे हैं। और जैसा कि आपको बताया गया कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आप अल्कीन एंड अल्काइन दोनों ही डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने ओपन चेन हाइड्रोकार्बन की सब डिवीजन में अभी सैचुरेटेड के baरे में पढ़ा। अब हम इसकी सब डिवीजन में किसके बारे में पढ़ने लगे हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो स्टूडेंट्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होंगे जिसमें एक जगह पर हमने डिस्कशन करनी है अबाउट अल्कीन जिनमें डबल बॉन्ड होगा, और एक जगह पर हमने डिस्कशन करनी है इनकी अल्काइंस की जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है वो हाइड्रोकार्बन्स क्या कहलाते हैं? अल्कीन। और वो हाइड्रोकार्बन जिनमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उनको हम क्या नाम देते हैं? अल्काइंस। ठीक है, ये सिंपल हैं लेकिन इनकी डेफिनेशन के साथ जो एग्जांपल हैं वो समझने वाली है। तो आइए पहले रीड कर लेते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, द हाइड्रोकार्बन्स इन विच 2 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय अ डबल और अ ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड। यानी डबल बॉन्ड बनेगा या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, अनसैचुरेटेड होगा, लेकिन इसमें 2 कार्बन का होना जरूरी है। देखिए बात कुछ इस तरह की है कि अल्केन जो हैं वो मीथेन से स्टार्ट होते हैं, सिंगल कार्बन से,
लेकिन अल्कीन एंड अल्काइन जिनमें डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड है, इनमें जो मीथेन है यानी उससे बनना क्या चाहिए था, मीथीन एंड मिथाइन, लेकिन वो नहीं होते, सिंगल कार्बन होता ही नहीं है अल्केन एंड अल्काइन में। ठीक है, तो अल्कीन एंड अल्काइन स्टार्ट ही कहां से होते हैं, 2 कार्बन से, यानी इथीन एंड इथाइन से। तो पहली आपने जो बात याद रखनी है इंपॉर्टेंट, वो ये कि जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी चाहे वो अल्कीन्स हो या चाहे वो अल्काइंस हो, ये हमेशा स्टार्ट कहां से होते हैं, 2 कार्बन एटम से। ठीक है, तो इनकी शेयरिंग जब आप डिस्कस करेंगे तो 2 कार्बन एटम से डिस्कस करेंगे। आगे देखिए जी, द कंपाउंड्स इन विच 2 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय डबल बॉन्ड, यानी 2 कार्बन के दरमियान अगर डबल बॉन्ड होगा तो उनको हम क्या नाम देंगे, अल्कीन्स। और उसके एग्जांपल में उन्होंने क्या लिखी हुई है, इथीन एंड प्रोपीन। अब देखिए इनके एग्जांपल्स मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। अल्कीन में अगर आप इथीन की एग्जांपल को देखें तो इथीन में क्या होता है, कार्बन 2 होते हैं, हाइड्रोजन जो है वो 4 हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कैसे, आपके सामने बनाऊंगा मैं, ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, इन दोनों कार्बन के दरमियान आपने क्या लगा देना है, डबल बॉन्ड। जब आप डबल बॉन्ड लगाएंगे, अब आपने स्टूडेंट्स हाइड्रोजन पर कभी भी फोकस नहीं करना, आपने हमेशा कार्बन की बॉन्डिंग पर फोकस करना है, हाइड्रोजन खुद ब खुद मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये देखिए, इस कार्बन को गौर से देखिए, इसके साथ 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो जाहिर सी बात है ये अपने साथ 2 हाइड्रोजन को ऐड करेगी, इसके 4 बॉन्ड पूरे। अब इस कार्बन को देखिए, इसने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो ये अपने साथ 2 हाइड्रोजन को ऐड कर लेगी, तो इसके भी 4 बॉन्ड पूरे, तो इसकी वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाइड हो जाएगी 2 बॉन्डिंग के दरमियान, यानी डबल बॉन्ड के दरमियान। तो आप यहां पर एक हाइड्रोजन पुट कर दीजिए, एक हाइड्रोजन यहां पे पुट कर दीजिए, एक यहां पर और एक यहां पर, तो आप देख सकते हैं कि कार्बन इसमें 2 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो ये आपके पास क्या चीज आ गई, ये आपके पास इथीन आ गई। अब एक और एग्जांपल ले लीजिए इथीन के साथ, दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं प्रोपीन। अब प्रोपीन के एग्जांपल से आपने एक चीज समझनी है, वो ये है कि देखिए चेन जितनी मर्जी लॉन्ग क्यों ना हो जाए, जितनी मर्जी ब्रांच क्यों ना हो जाए या स्ट्रेट चेन क्यों ना हो जाए, उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड एक दफा ही आता है, बाकी सिंगल बॉन्ड आते हैं। जैसे इस प्रोपीन को देखिए, तो प्रोपीन में आपको पता है 1 2 3 कार्बन है कोई से 2 कार्बन के दरमियान आप डबल बॉन्ड लगा दें। अब इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड लगाया, इट मींस दैट इस कार्बन के 2 बॉन्ड ये हैं, तो ये 2 किसके साथ बना लेगा, हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन के 2 बॉन्ड ये हैं, एक बॉन्ड ये पिछले कार्बन के साथ बनाएगा, 2 और 1 कितने हो गए, 3। अब ये कार्बन सेंटर वाला क्या करेगा, ये एक हाइड्रोजन अपने साथ रख लेगा। इस कार्बन ने एक बॉन्ड ये बनाया हुआ है, तो ये जाहिर सी बात है 3 बॉन्ड किसके साथ बना लेगा, हाइड्रोजन के साथ। अब इस एग्जांपल में स्टूडेंट्स आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि प्रोपीन की एग्जांपल में डबल बॉन्ड एक दफा आया, तो असल में ये जो डबल बॉन्ड एक दफा आ चुका है, ये डबल बॉन्ड ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्कीन को। किसको प्रेजेंट कर रहा है, अल्कीन को। क्लियर है जी। अब अल्काइन में आ जाए, अल्काइन में भी हम सेम यही एग्जांपल रखेंगे, लेकिन इथीन से क्या बन जाएगा, इथाइन। और कार्बन तो 2 ही रहेंगे, हाइड्रोजन रिड्यूस हो जाएंगे, इधर 4 थे, 4 से 2 हो जाएंगे, क्योंकि उन 2 हाइड्रोजन के रिमूव होने की वजह से एक बॉन्ड आ जाएगा। जैसे इधर कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड था, अब कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, एक बॉन्ड मजीद ऐड हो चुका है। अब आप देख सकते हैं इस कार्बन ने 3 बॉन्ड ये बनाए हैं, जाहिर सी बात है एक हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा 4, और इसका भी एक हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा 4। तो ये आपके पास इथाइन की एग्जांपल है। इसी तरह आप प्रोपीन से किसकी एग्जांपल बनाएंगे, प्रोपाइन। जैसा कि आपको बताया गया कि आपने प्रोपाइन में 3 कार्बन लेने हैं, पहला कार्बन और कोई भी 2 कार्बन के दरमियान आप ट्रिपल बॉन्ड लगा दें। ट्रिपल बॉन्ड इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि ये असल में ट्रिपल बॉन्ड यानी अल्काइन है। अब आप देखिए इसके हाइड्रोजन खुद ब खुद मेंटेन हो जाएंगे, इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन लगा दें, ठीक है। अब आप इधर देखिए जरा, ये चीज देखने वाली है कि इस कार्बन के 3 बॉन्ड ये एक ये बना हुआ है, तो इसके तो पहले से ही 4 बॉन्ड कंप्लीट है, तो इसके साथ हाइड्रोजन नहीं आएगा। इधर से इस कार्बन को देखिए, तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, 3।
इस तरह देखिए, आप ट्रिपल बॉन्ड लगाने से ही आपके पास प्रोपाइन आ गया। एक दफा ट्रिपल बॉन्ड होने से ये क्या बन जाएगा, अल्काइन। तो आइए इसे अब हम बुक पे देख लेते हैं, बुक पे इसको कंप्लीट करते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की दो एग्जांपल के बाद एक लाइन लिखी हुई है कि दीज कंपाउंड्स हैव जनरल फार्मूला CnH2n। ये आपने पहले भी याद किया हुआ है प्रीवियस चैप्टर में, और उसके साथ फंक्शनल ग्रुप है वो भी आपने पहले याद किया हुआ है। पेज नंबर 83 पर आ जाइए। द हाइड्रोकार्बन्स इन विच द टू कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय ट्रिपल बॉन्ड, यानी उनके दरमियान अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उनको आप क्या नाम देंगे, अल्काइन। और दो एग्जांपल्स आपके सामने हैं जो कि मैंने व्हाइट बोर्ड पे भी मेंशन कर दी हैं। अब जनरल फॉर्मूला आपने पहले याद किया हुआ है और फंक्शनल ग्रुप भी आपने पहले याद किया हुआ है। यहां तक स्टूडेंट्स हमारा जो हाइड्रोकार्बन का ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम मूव करते हैं क्लोज चेन की तरफ। वो एक छोटी सी डेफिनेशन है वो आप देख लीजिए। जब हमने ओपन चेन की बात स्टार्ट की थी तो मैंने आपको ये कहा था कि फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन फ्री नहीं होता, फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन फ्री नहीं होता, सॉरी, फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन क्या होता है, फ्री होता है। ठीक है, फर्स्ट कार्बन एंड लास्ट कार्बन फ्री हो तभी उसको क्या कहेंगे, ओपन चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, लेकिन क्लोज चेन में क्या होता है कि फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन फ्री नहीं होता, बल्कि वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और एक क्या बना लेते हैं, रिंग। ठीक है, यही आपके सामने लिखा हुआ है, इसे देख लीजिए। कंपाउंड्स हैविंग रिंग्स ऑफ कार्बन एटम इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड क्लोज चेन और साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है जी, एग्जांपल्स वही हैं जो आपने अपने प्रीवियस चैप्टर के टॉपिक में पढ़ी थी। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स यहां तक असल में हमारा ये टॉपिक जो है आप कह लीजिए कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का कंप्लीट होता है। ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आता होता है वो ओपन चेन में से आता है। ओपन चेन में से वो आपसे स्ट्रेट और ब्रांच चेन लिखवा कर सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पूछ लेते हैं या सिर्फ अनसैचुरेटेड पूछ लेते हैं, या कभी कभार ये दोनों ही पूछ सकते हैं। तो आपने स्टूडेंट इसको लॉन्ग क्वेश्चन में कंप्लीट करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसमें कुछ एमसीक्यूज हैं, उनको आपने प्रॉपरली सेपरेट करना है। आज हमारा यहां तक हाइड्रोकार्बन्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। कल से हम अब स्टेप बाय स्टेप जो है वो अपने मेजर कॉन्सेप्ट्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। होपफुली हम अपने नेक्स्ट जो लेक्चर है या कह लीजिए कि नेक्स्ट जो वर्क फॉर डे 3 है उसमें हम पहले एल्केन की डिस्कशन करेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप एल्कीन्स की एंड फिर एल्काइंस की। ठीक है, तो आज का बहरहाल हमारा जो टॉपिक है वर्क फॉर डे 2 वो यहां तक कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।